संविधान के आधार पर लोगों ने वोट देकर किसी को प्रधान तो बना दिया, फिर कौन था वो जिसने प्रधानी छीन ली? इसका मतलब जनता को जो संविधान की ताकत मिली उससे भी ऊपर कोई बैठ गया जो वो ताकत को छीन रहा। वो तो गनीमत है कि न्यायालय ने न्याय कर दिया और वो वापस यहां बैठे। तो जब लोकतंत्र में तंत्र ही लोक की बजाय सत्ता का गुलाम बन जाए तो संविधान खतरे में आ जाता है। और मौजूदा वक्त में इस देश का संविधान खतरे में है। ऐसे वक्त में जब संविधान ही नहीं बचेगा तो सरकारी शिक्षा बचेगी क्या? हरदोई के लोगों, जरा एक बात बताओ मुझे, आपके जिले में कितने सरकारी स्कूल हैं? दर्जनों होंगे। दर्जनों सरकारी स्कूल में किसी के घरों के बच्चे पढ़ते हैं, जिसकी जेब में पैसा है, क्या उसके बच्चे उस सरकारी स्कूल में जा रहे हैं? आप बताइए। अगर कोई अपने जेब में थोड़ा भी पैसा कमा पाया तो उसकी पहली कोशिश ये रहती है कि अपने बेटा बेटी को किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में भेज दे, ताकि जो मौका उन्हें नहीं मिला वो उसके बेटा बेटी को मिल जाए। शिक्षा की बात मैं कर रहा हूं। थोड़ा भी अगर किसी के पास पैसा है तो वो अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएगा, डिग्री कॉलेज में पढ़ाएगा। अगर आप और सजग हैं तो आप दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू भेजेंगे कि आपका बेटा बेटी अच्छा पढ़ाई करे। अगर शिक्षा की कीमत इस समाज में एक समय ऐसी थी, और जितने लोग मंच पर हैं, हमारे बड़े भाई आदरणीय राजपाल कश्यप जी, रास्ते भर हम लोग यही बात करते रहे कि विश्वविद्यालय होने का मतलब क्या होता है। विश्वविद्यालय कोई डिग्री नहीं देता, चेतना और समझदारी देता है, सही और गलत के बीच फर्क करने का साहस देता है और बोलने और लड़ने की हिम्मत देता है। तमाम लोग यहाँ विश्वविद्यालयों से जुड़े हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आपके घर का बेटा बेटी के अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़े? कई बार तो पता ही नहीं होगा कि विश्वविद्यालय क्या होता है। गांव में गरीब कमजोर को इतना कमजोर कर दिया कि दिन भर वो मेहनत न करे तो शाम को उसके घर चूल्हा नहीं जलेगा। वो अपने बच्चों को शिक्षा कहां से दिलाए? लेकिन एक समय था जब शिक्षा के लिए लोग जगह जमीन गिरवी रख करके अपने बेटा बेटी को पढ़ाते थे कि जो शिक्षा पा गया तो वो एक दिन पीढ़ियों का दर्द दूर कर लेगा। और आज शिक्षा की हालत केवल ये नहीं है कि किसी लक्ष्मण यादव को प्रोफेसर की नौकरी से इसलिए निकाला, मैं उसकी हां में हां नहीं मिलाता। मैंने अपनी किताब प्रोफेसर की डायरी में लिखा है कि मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई दूसरा कसूर न था। वो चाहते थे कि आप उनके मुताबिक सोचें, उनके मुताबिक बोले, जी हजूरी करें। और हमने ये सोचा कि क्या इसी दिन रात के लिए पढ़ाई की थी? मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का टॉपर ऑफ द बेस्ट ऑफ गोल्ड मेडलिस्ट, और मैं जब सुन रहा था विश्राम सिंह जी का किस्सा, और जब वो बता रहे थे कि जब वकील बनने गए तो पता चला कि अब हीरो के बच्चे वकालत भी करेंगे, और जाति व्यवस्था कितनी अच्छी है। और राज्यपाल जी ने उसका एक नमूना तो बता ही दिया। बहुत सारे ओबीसी में आने वाले लोगों को यह भ्रम रहता होगा कि हमारी जाति तो मजबूत है, हमारी संख्या ज्यादा है, हमारे पास खेत है, हमारे पास थोड़ा पैसा है, तो हमारा कौन शोषण कर लेगा। उन लोगों को ये सबक इतिहास से सीखना होगा कि इतिहास में वो दिन भी आए जब आपकी जाति इतनी बड़ी होती थी कि आप खेत में भैंस चराओ, आप खेत में किसानी करो, आप भेड़ बकरी चराओ, तब आप अच्छे लगोगे। और अगर हाथ में कलम और किताब लेकर बैरिस्टर बनने चले जाओ तो आपके ऊपर मजाक उड़ाया जाएगा, अपमान किया जाएगा कि आप बैरिस्टर कैसे बन गए। ये है जाति व्यवस्था। उसी जाति व्यवस्था में हमने ये देखा कि हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने कहा कि हीरो के बच्चे यूनिवर्सिटी टॉप करने लगे तो हमारे बच्चे कहां जाएंगे। ये जो दो बच्चों में फर्क है, यही तो मिटाने के लिए हम और आपकी लड़ाई यहां तक पहुंची कि इंसान इंसान में ये फर्क क्यों है। ये इंसान और इंसान में फर्क था हजारों साल से। इसीलिए किसी के पिता भी मुख्यमंत्री रहे, वो विदेश में पढ़ के आए, खुद मुख्यमंत्री रहे, उसके बावजूद उनका घर गंगा जल से धुलवाया। और ये बात बार बार इसलिए कहने की जरूरत है
कि हम 200 साल, 500 साल, 1000 साल पुरानी बात नहीं कर रहे। ये बात 2017 की है। जब 2017 में उनके जहन में संविधान होता तो कभी घर गंगा जल से नहीं धुलवाया। उनके जहन में कुछ और है, इसलिए वो अपमानित करने के लिए आपको ये काम करते रहे। और इसलिए ये बात इनके संघर्षों से गांव-गांव पहुंचाने की जरूरत है। और इसलिए विश्वविद्यालय में टॉपर ऑफ द बैच, गोल्ड मेडलिस्ट, यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं 21 साल में नौकरी पा गया, 14 साल प्रोफेसर रहा। हमारी पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की थी, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट पर थी, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता था। और उसके बाद जब परमानेंट होना हुआ तो सबसे ज्यादा नंबर होने के बावजूद आखिरी में फैसला करने के समय आया गया कि लक्ष्मण यादव को बाहर करना है। हमारे एक प्रोफेसर ने पूछा कि भाई क्यों बाहर करोगे, क्या इसकी भी डिग्री कोई फर्जी है क्या? आजकल डिग्री पर तो बड़ा संदेह है। आजकल तो राजा ऐसे ऐसे जिनका चौथी पास है कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए है, आज तक देश को क्लियर पता नहीं है। पता है क्या आपको? आप समझ रहे किसकी बात कर रहा हूं? समझदार को इशारा काफी। वैचारिक मंच है, इसलिए यहां पर नाम छोटे मोटे लोगों का लेने की जरूरत नहीं। यहां नाम लिया जाएगा तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का, बिरसा मुंडा और ज्योतिबा फूले का नाम लिया जाएगा, क्योंकि वैचारिक बात करने के लिए आयोजन किया गया। तो ओरिजिनल डिग्री सब कुछ होने के बाद अगर आपके बीच के किसी प्रोफेसर को इसलिए किनारे किया गया कि वो बोलता है और वो बोल रहा है और हमसे सवाल पूछ रहा है, तो सोचो आपके गांव में अगर कोई सवाल पूछेगा तो उसको कौन बचाएगा? आप तो अपने बीच के अगर प्रोफेसर को नहीं बचा पाए, डॉक्टर इंजीनियर को नहीं बचा पाए, अपने समाज के बीच के लड़ने वालों को नहीं बचा पाए, तो नौकरी तो हमने ठुकराई है। क्योंकि बस चुप हो जाते तो नौकरी मिल गई होती, लेकिन हमने नौकरी ठुकराई कि ऐसी नौकरी पाकर क्या होगा जिसको जीवन भर करने में अफसोस हो जाए कि हम सही के समय झुक गए और अपनी नौकरी का गुलाम बन गए। मैं तो याद करता हूं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 32 डिग्रियां लेकर आए थे और सारी ओरिजिनल डिग्री थी। 10 दिन नौकरी कर पाए गुजरात के बड़ोदरा में, मैं गया हूं वहां पर। सारी ओरिजिनल डिग्रियां होने के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर को फाइल फेंक कर दी जाती थी कि तुम अछूत जाति के हो। पानी अलग पीने के लिए रखा गया था। जिस बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए एडमिशन मिला, वहां भेदभाव था, पीछे के सबसे आखिरी बेंच पर बिठाया जाता था। पीने वाला पानी अलग था। तब डॉक्टर अंबेडकर ने उस पूरी लड़ाई को लड़ने का काम किया, नौकरी छोड़ी और संकल्प लिया कि जब इतना पढ़ लिख करके मैं आया और मेरे साथ इतना भेदभाव हो रहा है तो मेरी गरीब, कमजोर, लाचार जनता वो इतनी पीछे है कि उससे भेदभाव को कौन लड़ेगा। उन्होंने संकल्प लिया। कभी गुजरात में बड़ोदरा एक जगह है, उसका नाम ही संकल्प भूमि है, वहां जाइएगा तो वहां बाबा साहब अंबेडकर का वो संकल्प लिखा हुआ है। वो देश छोड़कर भागे नहीं। इसे देश में जाति व्यवस्था कैसे खत्म हो और सब इंसान और इंसान बराबर हो, उसके लिए भारत का संविधान लिखा ताकि इंसान और इंसान को बराबर किया जा सके। उनकी बात मैं आपके बीच में करना है। तो नौकरी कोई बड़ी बात नहीं होती। नौकरी नहीं किया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, और जर्मनी से इकोनॉमिक्स में पीएचडी करके आए थे।